व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने थियोरी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर ऑफ अकाउंटिंग कर लिया। चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर लिया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ प्रिंसिपल समझने हैं, उनके बारे में लिखना है और आपको नंबर मिल जाएंगे और पेपर में आता ज़रूर है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। आइए जल्दी से शुरू करते हैं और वन शॉट में ही इस चैप्टर को खत्म करेंगे और एक एक चीज कवर करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। तो चैप्टर का नाम क्या है यार? देखो, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब दो शब्दों से बना है, अकाउंटिंग और प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग आप ऑलरेडी पढ़ के आ गए। अकाउंटिंग क्या होता है कि किस तरीके से बेसिकली आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो, उस आर्ट को, उस कला को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ बेसिक रूल्स, कुछ फंडामेंटल्स, कुछ ऐसी गाइडलाइंस जिनकी मदद से आप चीज़ें बनाते हो। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर कि होते कौन कौन से गाइडलाइंस हैं, कौन कौन सी रूल्स हैं जिनकी मदद से हम अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता क्या है। देखो लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज प्रॉफिटेबिलिटी एंड द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू वेरियस पार्टीज। जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी बताती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कि जो अब अकाउंट्स बनती हैं तो आप बताते हो आप प्रॉफिट्स में हो या लॉसेस में हो, कितने प्रॉफिट्स या कितने लॉसेस में हो। एंड सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब होता है आपके पास कैश कितना अवेलेबल है ना। ये बेसिकली एसेट्स कितने अवेलेबल हैं, आप कितने सॉल्वेंट हो, कितने आपके पास लाइबिलिटीज हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट सच स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड रूल्स। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो अकाउंटिंग है, ये कुछ बेसिक लैंग्वेज और बेसिक रूल्स के ऊपर हो। दीज रूल्स आर कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन्हीं रूल्स को क्या बोला जाता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फुल फॉर्म ऑफ गैप याद रखना, ये ज़रूर पूछ लेता है। क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। होते क्या हैं? द रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच आवर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। सिंपल। ठीक है, आओ फीचर्स क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के? देखो फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। ये बेसिकली ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं जो यूनिफॉर्मली अप्लाई होते हैं। आप कहीं पे भी अकाउंट्स बनाओगे, आप देखोगे ये रूल्स लग रहे होंगे। तो अकाउंटिंग के रूल्स सब जगह काफ़ी कॉमन है, काफ़ी सिमिलर है और यूनिफॉर्म है। ठीक है। दूसरा, दीज आर मैन मेड। मैन मेड का क्या मतलब होता है कि ये इंसानों ने ही बनाए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ चेक किया गया कि किस तरीके से क्या बेस्ट हो सकता है। धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर के साथ साथ ये चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस और रीजंस के साथ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब है कि ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये सब समय के साथ चेंज होते रहते हैं। देखो हमारे जो अकाउंट्स हैं ना, वो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनते हैं। इसका हम आगे एक चैप्टर और पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगला ही चैप्टर है। और होता क्या है, अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे जैसे समय बदलता है, आज से 10-15 साल पहले किसी और तरीके से अकाउंटिंग होती थी, उससे 10-15 साल पहले किसी और तरीके से, क्योंकि बिजनेस का तरीका बदलता रहता है तो उसके हिसाब से अकाउंटिंग को भी चेंज करना पड़ता है। तो जो हमारी अकाउंटिंग है ना, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, हम समय के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। वो समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड का क्या मतलब होता है कि ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये जनरली सभी ने एक्सेप्ट करे हैं और इन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पे पूरे देश में, इवन पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग होती है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कंट्री टू कंट्री डिफर होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हर कंट्री के अपने अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, हर कंट्री के अपने तरीके हैं बिजनेस करने के। थोड़ा बहुत चेंज होता है बट दीज आर जनरली एक्सेप्टेड। ठीक है, लिखा हुआ है देखो, द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 3 क्राइटेरियाज। 3 क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। नंबर 1, वो रेलेवेंस हो। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है? ज़रूरी। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जो ये बताएं कि जो जो रेलेवेंट है हमारी अकाउंटिंग में, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या लिखा है? अ प्रिंसिपल इज रेलेवेंट if it results in information that is useful to the user. Number 2, objectivity. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है उसमें किसी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो, कोई बायसनेस ना हो, वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर हो जितने भी आप अकाउंट्स बना रहे हो। अ प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव इफ इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस,
और जजमेंट ऑफ दोज हु फर्निश द इंफॉर्मेशन। नंबर 3 फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि ये बेसिकली हमारे लिए अप्लाई करने में एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आ रही, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। इन प्रिंसिपल्स का तभी फायदा होगा अगर हमारे लिए बेनिफिशियल्स हैं। अगर ये प्रिंसिपल्स हमारी कॉस्ट एडिशन कर रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है उसमें, तो फिर ये हमारे लिए फिजिबल नहीं होंगे। अ प्रिंसिपल इज फिजिबल इफ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। ठीक हो गया जी। परफेक्ट फीचर्स का ऐसा कुछ खास रोल नहीं है, ये रीड ओनली है एक तरीके का। अब प्रिंसिपल्स कितने तरीके के होते हैं बेटा जी? यूजुअली प्रिंसिपल्स को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक को बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरे को बोलते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम मान के चलते हैं कि हर बिजनेस में हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी आपको कॉन्सेप्ट्स यूजुअली हर बिजनेस में देखने को मिलेंगे। बट जो कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशंस बेसिकली वैल्यूज़ पे बेस्ड होते हैं। वैल्यूज़ पे बेस्ड होने का मतलब कि ये बिजनेस टू बिजनेस एज पर द वैल्यू चेंज होते रहते हैं और लोग इसको अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं। तो ये आपको कहीं देखने को मिलेंगे, कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, तो दोनों का अपना अपना एक एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, ये यूजुअली हम मान के चलते हैं क्योंकि ये एजम्पशन है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि हर बिजनेस ये फॉलो कर ही रहा होगा। सर कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं? देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट AS1 के अनुसार issued by the Institute of Chartered Accountants of India, there are 3 fundamental accounting concept या 3 fundamental accounting assumptions। तो fundamental accounting assumptions कौन कौन से हैं बेटा जी, समझने की कोशिश करते हैं। The first one is going concern concept। सर क्या है going concern? देखो going concern concept ये बोलता है कि जब भी आप बिजनेस चालू करते हो तो ये प्री एज्यूम्ड है कि वो बिजनेस सर्वाइव करेगा लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो ये सोच के स्टार्ट नहीं करेगा कि मैं बिजनेस को 2 साल बाद बंद कर दूंगा या 3 साल बाद बंद कर दूंगा या 5 साल बाद बंद कर दूंगा। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका बिजनेस चलता रहे चलता रहे चलता रहे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना। आप सोचो कि आपने आज बिजनेस चालू किया, आप बैंक से लोन लेने के लिए गए 20 साल का या 10 साल का, तो आपको यही उम्मीद है ना कि आपका बिजनेस 10-20 साल चलेगा। कोई श्योरिटी नहीं है, हो सकता है 2 साल में बंद हो जाए, बट दिस इज एन एजम्पशन। हम मान रहे हैं कि लोग आते जाते रहेंगे बट बिजनेस लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलेगा। कस्टमर कम ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहेंगे बट बिजनेस लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलेगा। तो ये क्या एजम्पशन है? इसी को हम गोइंग कंसर्न बोलते हैं। गोइंग कंसर्न मतलब अ बिजनेस इज गोइंग टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये हमारा एक एजम्पशन है। ठीक है। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। सर व्हाट इज कंसिस्टेंसी? देखो अकाउंटिंग में ना अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग चीज़ों को करने का अलग अलग तरीका है। अब सपोज डेप्रिसिएशन एक कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे आप कोई बिल्डिंग लो, कोई बेसिकली आप फर्नीचर लो, मशीन लो, वैल्यू कम होती है ना। अब ध्यान रखना मैंने बिल्डिंग बोला, लैंड नहीं बोला। लैंड की वैल्यू बढ़ती है बट बिल्डिंग की कम होती है। जो आपकी बिल्डिंग ऊपर बनी हुई है, तो ईंट वींट अगर आप बेचने जाओगे तो उतने की नहीं बिकेगी जितने की खरीदी थी, सस्ते में जाएगी ना, वैल्यू कम होती है। ज़मीन की वैल्यू बढ़ती है। लैंड और बिल्डिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इस डेप्रीसिएशन को लिखने के 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे मेथड्स होते हैं, 8 मेथड्स होते हैं डेप्रीसिएशन के। अब अगर आप एक साल कोई मेथड लगाओगे, अगले साल कोई और, अगले साल कोई और, अगले साल कोई और, तो आपकी अकाउंटिंग को समझ पाना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर मेथड के हिसाब से अलग डेप्रीसिएशन, अलग डेप्रीसिएशन तो हर मेथड के हिसाब से अलग प्रॉफिट की वैल्यू, अलग एक्सपेंस की वैल्यू, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी क्या बोलता है? कंसिस्टेंसी ये बोलता है कि आप एक मेथड चूज कर लो और उस मेथड को कंसिस्टेंटली यूज करो। बार बार मेथड चेंज करना इज नॉट अ गुड स्टेप। बार बार अगर आप मेथड बदलते रहोगे तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपका अकाउंटिंग करने का तरीका शुड बी कंसिस्टेंट, वो सालों साल वैसा ही चलना चाहिए। अगर आप बदल रहे हो दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो कंसिस्टेंसी क्या बोलता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा अपने अकाउंटिंग मेथड्स में, तभी आपको ट्रू प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। दिस इज ऑल्सो अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी है। दो तरीके से अकाउंटिंग होती है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। अभी इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम आगे, लेकिन आपको वहाँ भी ये मदद करेगा अगर आपने यहाँ समझा हुआ है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एक बिजनेस में हर तरीके की ट्रांजैक्शन होंगी, कुछ कैश होंगी, कुछ उधार होगी। ठीक है। एक बिजनेस में कैश वाले कस्टमर भी आते हैं, एक बिजनेस में उधार वाले कस्टमर भी आते हैं। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि आप वो चीज़, कोई भी ट्रांजैक्शन हो,
उसको आप रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज ही। इट इज़ इमटेरियल कि पैसा आया है या नहीं आया है। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि मैंने माल बेच दिया, पैसा तो आया नहीं, तो मैं इसको अभी कैसे रिकॉर्ड कर लूँ। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है भैया रिकॉर्ड नहीं करोगे तो भूल जाओगे। पैसा आया है या नहीं आया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ट्रांजेक्शन को आज ही रिकॉर्ड कर दो। सिमिलरली अगर आपका कोई आज का खर्चा है, फॉर एग्जांपल आपका मार्च का बिजली का बिल आया हुआ है, बट आपने पे करा उसको मई में 2 महीने बाद, तो मई में रिकॉर्ड नहीं करना, आज ही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि खर्चा वो मार्च का ही है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि आपने उसको मई में जाके पे किया है। तो हमेशा दिमाग में रखो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन जिस पर्टिकुलर पीरियड की है उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका पेमेंट कब हुआ है, पेमेंट कभी भी होता रहे, रिकॉर्ड कब होनी है, जिस पर्टिकुलर पीरियड की वो है। अगर मार्च की इनकम है तो मार्च में रिकॉर्ड हो, चाहे वो अप्रैल मई जून कभी भी मिले। अगर मार्च का खर्चा है तो वो मार्च में रिकॉर्ड हो, चाहे वो अप्रैल मई जून कभी भी आप पे करो। जिस पर्टिकुलर पीरियड की इनकम है उसी पीरियड में रिकॉर्ड करो, जिस पर्टिकुलर पीरियड का एक्सपेंस है उसी पीरियड में रिकॉर्ड करो, तभी आपको ट्रू प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। समझे? तो दिस इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। देखो, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट it is assumed that business will continue to exist for a long period in the future. The transactions are recorded in the books of the business on the assumption that it is a continuing enterprise, यानी business चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। दूसरा consistency concept, ये क्या बोलता है? accounting principles and methods should remain consistent from one year to another. These should not be changed, इनको change नहीं करना है। तीसरा एक्रूअल क्या बोलता है? दिस इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। इट प्रोवाइड मोर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज एज कंपेयर टू कैश बेसिस। ठीक है, ये दोनों पे लगता है, इक्वली टू रेवेन्यूज एज वेल एज एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया ना, कब रिकॉर्ड करने हैं आपको? जब जिस पीरियड का खर्चा या जिस पीरियड की इनकम है, ये फर्क नहीं पड़ता कि कब पे कराया कब रिसीव हुआ है। ओके, इस चीज़ को याद रखना। तो 3 तो बेटा जी हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस हो गए। कौन कौन से? गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, कंसिस्टेंसी। अब हम कुछ कन्वेंशंस पढ़ने वाले हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग बिजनेसेस में। तो सबसे पहला कौन सा आ रहा है? सबसे पहला हमारे पास आ रहा है द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी बिजनेस को देखो, उस बिजनेस का अपना नाम होता है ना। आप कुछ सामान खरीदने जाओ, किसी शूज़ की दुकान पे जाओ, तो ऑनर अलग होगा, उसने अपनी दुकान का नाम रखा होगा। आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल का नाम है। आप किसी कॉलेज में जाओगे, कॉलेज का नाम है। आप बैंक में जाओगे, बैंक का नाम है। तो बैंक अपने नाम से ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। आपका अगर पैसा बैंक ने मार लिया तो आप ऑनर के ऊपर केस नहीं करोगे, बैंक के ऊपर केस करोगे। तो बैंक की अपनी अलग पहचान है ना, हर बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान है ना। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि ऑनर इज अ सेपरेट एंटिटी, यानी ऑनर की अपनी आइडेंटिटी है। बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, यानी बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी है। बिजनेस अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बिजनेस अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बिजनेस अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर सकता है और कोई बिजनेस के ऊपर भी केस कर सकता है। तो बिजनेस की अपनी खुद की पहचान है। तो बिजनेस को एक पर्सन का रूप दिया गया है, दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कौन से कॉन्सेप्ट ने ये बोला? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने ये बोला। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। दैट इज वाई हम कैपिटल को, जो ऑनर पैसा लगा रहा है बिजनेस में, हम कैपिटल को लाइबिलिटी मानते हैं। लाइबिलिटी क्यों मानते हैं? क्योंकि बिजनेस ने वो पैसा ऑनर से लिया है और जब बिजनेस बंद होगा तो वो ऑनर को वो पैसा चुकाएगा बिजनेस। तो कैपिटल को एक लाइबिलिटी कंसिडर किया जाता है। तो बिजनेस अलग, ऑनर अलग। क्यों सेपरेट आइडेंटिटी है? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है, उसका क्रेडिटर अलग है, मैनेजर अलग है। इन अदर वर्ड्स, ऑनर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। दूसरा क्या आ रहा है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट देखो नाम में ही है कि बिजनेस में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाएंगी जो मनी की टर्म्स में आप मेजर करते हो। देखो, आपके बिजनेस में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ केजी में हो रही है, कुछ लीटर में हो रही है, कुछ पीसेस में हो। भाई फर्नीचर लाओगे, 10 कुर्सी लाए, 15 कुर्सी लाए, ऐसे तो रिकॉर्ड नहीं करोगे। मिल्क ले आए फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर, लीटर में तो रिकॉर्ड नहीं करोगे। हर ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड होगी? हमेशा मनी की टर्म्स में। पैसा कितना लगा ये बताओ।
अगर मैं केजी, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर ये लिखने लगूंगा तो अकाउंट्स ही बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी अकाउंटिंग में वो होनी चाहिए जो कि मनी की टर्म्स में मेजरेबल है। जो मनी की टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता ना, वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चीज़ें रिकॉर्ड होंगी? वो हर ट्रांजेक्शन विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड विच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी इवेंट चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मनी की टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनर बीमार हो गया, 10 दिन वो दुकान पे नहीं आया, दुकान बंद रही, मेजर लॉस हुआ, लेकिन कितना लॉस हुआ हम उसको एग्जैक्टली एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, तो हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं करते। कौन सा कॉन्सेप्ट की वजह से? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से। समझ गए नहीं समझ गए? तीसरा क्या आता है हमारे पास? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। पीरियड का मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस ऑफ द बिजनेस तो तभी पता चलेगा जब बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा जब बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएगा। बट दैट डजंट मीन ना कि मैं चेक ही ना करूं कि बिजनेस में क्या चल रहा है। चेक करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि बिजनेस में चल क्या रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक टाइम पीरियड ले लेते हैं जिसमें हम बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम्स को कंपेयर करते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं। वो टाइम पीरियड यूजुअली कितना होता है? 1 साल का होता है। वो टाइम पीरियड यूजुअली कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। कब खत्म होता है? 31 मार्च पे। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस 1 साल को हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। 2 तरीके के ईयर है बेटा जी, और मैं आपको इसको थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। हमारे पास कितने तरीके के ईयर हैं? 2 तरीके के। एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। होते इसमें भी 12 महीने हैं, होते इसमें भी 12 महीने हैं। बस फ़र्क इतना सा होता है कि ये शुरू होगा सपोज 1 जनवरी 23 पे और ख़त्म कब होगा? 31 दिसंबर 23 पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ईयर 2023, जो हमारा कैलेंडर के हिसाब से होता है या नहीं होता है? लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 23 से, ख़त्म कब होगा? 31 मार्च, जिसमें कैलेंडर बदल चुका होगा 31 मार्च 24 में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 23-24। आप बोलते हो ना आपका सेशन कौन सा है? 23-24 आपका सेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैलेंडर ईयर एक सेपरेट ईयर है और फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग में एक सेपरेट ईयर है। इस ईयर को कंसिडर किया जाता है प्रॉफिट या लॉस चेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जिसने बोला था कि एक सेपरेट पीरियड होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट या लॉस देख पाएंगे। इसीलिए इसको ऐसे चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखो, एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली, बिजनेस तो इनडेफिनेटली लॉन्गर टाइम तक चलता रहेगा। द ट्रू रिजल्ट्स कैन बी असरटेन्ड ओनली व्हेन द बिजनेस इज कंप्लीटली वाउंडेड अप, बट दैट डजंट मीन कि हम चेक ही ना करें। तो चेक करने के लिए हम एक टाइम पीरियड ले लेते हैं जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। उस 1 साल में हम सब कुछ चेक करते हैं कि प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास 3 सेपरेट कॉन्सेप्ट्स। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट की ही बात कर लेते हैं। देखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट में भी आपको कुछ छोटी चीज़ें सीखनी है। आओ अब ये सिखाता हूँ। देखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या फिर इसी को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, इसी को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप कोई भी एसेट खरीदते हो उसको आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। इसमें ना 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला, एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, उसके बाद उसकी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ निकालो, एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ निकालो, और फिर उसको डिवाइड कर दो अमंग द ईयर्स। इसका क्या मतलब है बेटा जी? ये मुझे आपको समझाना है, बड़े ध्यान से देखो। देखो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आप कोई भी एसेट खरीदते हो, फॉर एग्जांपल मैंने कोई लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, लेट सपोज मैंने कोई लैपटॉप 1 लाख रुपए खरीदा, तो उसकी कॉस्ट हो गई 1 लाख रुपए। लेट सपोज 2018 में खरीदा, तो 2018 में मैंने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख का, तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि दिस इज़ द कॉस्ट, तो इसको इस पर रिकॉर्ड करो। अब मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया 1 लाख रुपए कॉस्ट पे।
अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ निकालनी है कि ये कितने साल चलने वाला है। तो मुझे लगा कि ये 5 साल चलने वाला है, तो कौन से 5 साल होंगे, 2018, 19, 20, 21, 22, ये हो गया हमारे पास 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, ये 5 साल हो गया। तो भैया अगर 1 लाख वाली चीज़ 5 साल चलने वाली है तो हर साल 20,000 रुपये से कम हो रही है वैल्यू उसकी। अगर 1 लाख की चीज़ 5 साल चलेगी तो एवरेज बेसिस पे कैसे निकालोगे आप, 1 लाख उसकी कॉस्ट है, 5 ईयर उसकी एस्टिमेटेड लाइफ निकाली, तो 20,000 रुपये हर साल वैल्यू कम हो रही है नहीं हो रही है, इसी को हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आज से 1 साल बाद इसकी वैल्यू ऑब्वियसली 1 लाख रुपये तो नहीं होगी। अगर मैं बेचने जाऊँगा तो इसकी वैल्यू 1 लाख तो नहीं होगी, कम हो चुकी होगी ना, तो उसको कम वाली वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 लाख माइनस कर देंगे इसमें से 20,000, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसकी 1 साल बाद वैल्यू 80,000 होगी। ठीक है या नहीं है। फिर 1 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, 80,000 माइनस कर देना है 20,000, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000। फिर 1 साल बाद वैल्यू इसकी कितनी होगी, 60,000 माइनस कर देना है 20,000, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000। देख रहे हो। फिर 1 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000 माइनस कर देना है 20,000, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20,000 ईयर एंड पे। फिर पूरे साल यहाँ पे लास्ट ईयर में हम इसको जब यूज़ करेंगे, माइनस करेंगे 20,000, तो 5 साल के बाद ये बुक्स में से हो जाएगा ख़त्म। क्यों, क्योंकि हमने जब रिकॉर्ड किया था तो इसकी पास्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था, दैट इज़ दी कॉस्ट। लेकिन ये तो पास्ट की चीज़ है, इसीलिए हम इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड यही बोलता है कि आप अपने एसेट को एक बार उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, फिर आप उसको उसकी ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन जो भी एस्टिमेटेड लाइफ होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, सो दैट आप अच्छे से उसको रिकॉर्ड कर पाओ। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता कि एसेट को आपने कॉस्ट पे लिखा तो अब 5 साल वो 1 लाख पे ही चलता रहेगा, नहीं, आपको उसको डिवाइड कर देना है उसकी यूजफुल लाइफ से, और जितना जितना उस पर डेप्थ लग रहा है वो आप हर साल उसमें से माइनस करते जाओ। इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसेट इज ऑर्डिनरीली रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड। ऑर्डिनरीली आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, जिसपे वो खरीदा गया है। दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। इस कॉस्ट के आधार पे आप उसकी फर्दर अकाउंटिंग करोगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चों, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होंगे। आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, पैसा गया। आपने रेंट पे करा, आपको बिल्डिंग की सर्विसेज मिली तो आपके पास से पैसा गया। आपने बिजली का बिल दिया, बिजली आई, पैसा गया। तो हर जगह हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। एवरी डेबिट हैज़ 1 क्रेडिट, एवरी क्रेडिट हैज़ 1 डेबिट। हर जगह 2 इम्पैक्ट होंगे ही होंगे, इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट। इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। इफ वन इज डेबिटेड अदर वन मस्ट बी क्रेडिटेड। समझ गए। नेक्स्ट आता है बेटा जी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या बोलता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है कि आप रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करो, रेवेन्यू को आप किस डेट पे रिकॉर्ड करो। तो देखो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग सीख रहे हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब है बच्चे कि आप किस डेट पे इसको रिकॉग्नाइज करो। फॉर एग्जांपल मैं एक सेलर हूँ, मेरे पास एक ऑर्डर आया 24 जुलाई को। 24 जुलाई को एक ऑर्डर आया, ठीक है, कि भैया आप हमें ये सामान भिजवा देना। हमने क्या करा, इस ऑर्डर पे काम करना चालू करा। सही है। हमने इस ऑर्डर को सेल कर दिया, डिस्पैच कर दिया। कौन सी डेट पे हमने इसको डिस्पैच कर दिया, 30 जुलाई पे। और हमारे पास पैसा कब आया, पैसा कब आया, पैसा आया 6 अगस्त को। अब बताओ इसको कौन सी डेट पे मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूँ, जिस डेट पे मेरे पास ऑर्डर आया 24 जुलाई पे, या जिस डेट पे मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया, डिस्पैच कर दिया उस डेट पे, या जिस डेट पे पैसा आया उस डेट पे। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये बोलता है जिस दिन आपका पैसा ड्यू हो गया ना उस दिन रिकॉर्ड कर लो। आपने जैसे ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी तो आपका पैसा ड्यू हो गया या नहीं हो गया, 30 जुलाई हो गया या नहीं हो गया, तो आप अपनी बुक्स में 30 जुलाई पे ही इसकी सेल की एंट्री करो। डजंट मैटर पैसा 6 अगस्त को आ रहा है, सितंबर में आ रहा है, दिसंबर में आ रहा है, आ भी नहीं रहा। आपका पैसा जिस दिन ड्यू हो गया, जिस दिन अराइज हो गया,
उस दिन आप इसको रिकॉर्ड कर दो। सिर्फ ऑर्डर आने से सामने वाले से पैसा लेना नहीं बनता मेरा पैसा लेना कब बनता है? जब मैं अपना काम कर दूं। तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करो? जिस दिन वो ड्यू हो जाए, ना कि उस दिन जिस दिन आपको पैसा मिल जाए। ठीक है, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है। देखो, revenue recognition means the revenue is the amount which is added to capital as a result of business operations. Revenue is earned by sale of goods by providing a service. Concept determine the time or the period in which the revenue is realized. ठीक हो गया, परफेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज मेरा मोबाइल फ़ोन का काम है और मैंने कुछ मोबाइल फ़ोन खरीदे। ठीक है, मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदे 10 मोबाइल फ़ोन, और कितने का एक है? 10,000 रुपये का। सपोज़ 10,000 रुपये का एक है, तो मैंने कितने का खर्चा करा? मैंने 1,00,000 रुपये का खर्चा करा। दिस इज़ माई एक्सपेंस, दिस इज़ माई एक्सपेंस। ठीक है, अब मैंने इसमें से कितने बेचे हैं? मैंने इसमें से बेच दिए हैं अभी 4। मैंने इसमें से कितने बेचे? अभी 4 बेचे 2,000 रुपये के हिसाब से। मैंने इसमें 4 बेचे 20,000 रुपये के हिसाब से। सपोज 20,000 रुपये का एक बेचा, 10,000 का खरीदा था, 20,000 का एक बेचा। तो 20,000 रुपये के हिसाब से 4 बेचे, तो 20,000 इंटू 4 कितना हो गया? 80,000 का मेरा रेवेन्यू हो गया। 80,000 का मेरा रेवेन्यू हो गया। तो यहाँ पे देखो, मेरा 1,00,000 का खर्चा हुआ था, 80,000 मैंने कमाए, मेरा 20,000 का लॉस हो गया। हाँ या ना? 20,000 का मेरा लॉस हो गया, क्योंकि 1,00,000 का खर्चा हुआ था, 80 कमाए, 20,000 का लॉस हो गया। गलत, ये 20,000 का लॉस नहीं हुआ। क्यों सर? क्योंकि आपने खरीदे तो थे 10 फ़ोन, बेचे कितने हैं अभी? 4 फ़ोन। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भैया अगर आपने अभी 4 फ़ोन बेचे हैं, अगर आप अभी 4 का रेवेन्यू देख रहे हो, तो एक्सपेंस भी 4 का ही देखो। इन 4 के रेवेन्यू से इन 4 का ही एक्सपेंस मैच करो। ये सबका एक्सपेंस क्यों मैच कर रहे हो भाई? ये क्या बात हुई? आप ये देखो 4 कितने के पड़े, तो 4 का एक्सपेंस कितना है? देखो 4 10,000 रुपये का एक पड़ा था, तो बेसिकली मुझे ये 4 40,000 रुपये के पड़े थे। तो 80 माइनस 40 ये मेरा एक्सपेंस था, तो मुझे लॉस नहीं हुआ, मुझे इन पे 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यही मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है आप जितने यूनिट्स का रेवेन्यू दिखा रहे हो उतने यूनिट्स का ही एक्सपेंस मैच करो, टोटल एक्सपेंस मच मैच करो। जिस पीरियड का आप रेवेन्यू देख रहे हो उसी पीरियड के आप एक्सपेंस मैच करो। अगर आप पहले वाले या बाद वाले मैच करोगे तो ट्रू प्रॉफिट या लॉस नहीं आएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये ट्रू प्रॉफिट या लॉस निकालने में हमारी हेल्प करता है। देखो, this concept is very important for correct determination of net profit. According to this concept, in determining the net profit, all costs which are applicable to revenue, एक रेवेन्यू के जितने भी कॉस्ट आए हैं वो उसी रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज करो, किसी और रेवेन्यू में आपको उसको चार्ज नहीं करना। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो अब ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपके जितने भी अकाउंट्स बन रहे हैं वो सभी अकाउंट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। आपके अकाउंट्स में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, आपके अकाउंट्स में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका अकाउंट्स बिल्कुल फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस होना चाहिए और आपके अकाउंट्स में हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए, हर चीज़ वेरीफाई आप कर पाओ, उसके अंदर किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखा है? दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, free from personal biasness of the management or the accountant who prepares the accounts. It is possible only when each transaction is supported by a verifiable document. अब ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आप हर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर पाओ उसके डॉक्यूमेंट के साथ। जैसे अगर कोई परचेज है तो परचेज का बिल होना चाहिए, सेल है तो सेल का बिल होना चाहिए। जब तक आप ट्रांजेक्शन को वेरीफाई नहीं कर पाओगे आप कैसे बोलोगे कि आपने अकाउंटिंग प्रॉपर करी है? तो हर चीज़ का आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, हर चीज़ का आपके पास वेरीफेबल डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आता है बेटा जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, क्योंकि अब हम कुछ कन्वेंशंस पढ़ेंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या हैं जो आप अभी पढ़ के आए हो, जिनका लीगल एक्सेप्टेंस है, लीगली एक्सेप्टेड है। कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशंस वो हैं जो आपके किसी कस्टम पे, यूजेज पे, जनरल एग्रीमेंट पे बने हैं। मतलब लीगली वो चीज़ किसी लॉ में नहीं लिखी, लेकिन हम काफ़ी समय से उनको फॉलो करते आ रहे हैं।
हमारे ट्रेडिशन से हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं तो हम इसीलिए हम मानते हैं, उनको हम कन्वेंशंस बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स जो हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वो बेसिक एजम्पशंस हैं जिनके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं, जबकि कन्वेंशंस जो हैं वो फॉलो करे जाते हैं ताकि हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लें। तो कॉन्सेप्ट्स तो एजम्पशंस हैं, फॉलो करने ही हैं, बट वो हम इसीलिए करते हैं ताकि प्रॉफिट या लॉस अच्छा निकल जाए। दीज आर फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द P&L एंड बैलेंस शीट। इनका किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से, जर्नल से, कोई रूल से लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकालने में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम फॉलो करके चलते हैं। ये ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बस हम मानते हैं इसलिए हम लिखते हैं। रोल ऑफ पर्सन, देयर इज़ नो रूल ऑफ एनी पर्सनल जजमेंट, इसके अंदर कोई पर्सनल जजमेंट से मतलब नहीं है, ये तो रूल्स हैं जो बने हैं, इसके अंदर कोई पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे पर्सनल जजमेंट होती है। कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं। अभी कन्वेंशन पढ़ाऊंगा तो देखोगे आप अलग अलग कन्वेंशंस हैं। कई लोग बोलेंगे सब कुछ रिकॉर्ड करो, कई लोग बोलेंगे बस उतना रिकॉर्ड करो जितना इंपॉर्टेंट है, तो वो एक कन्वेंशन है ना। लेकिन डुअल एस्पेक्ट सब जगह चलेगा ही चलेगा भैया, वो एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है, राइट। इसके बाद देयर इज यूनिफॉर्म अडॉप्शन, ये यूनिफॉर्मली अडॉप्ट करे जाते हैं सब जगह सेम, ये यूनिफॉर्मली अडॉप्ट नहीं करे जाते, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं। यार ये ना मान्यताएं हैं बेसिकली कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स आपके रूल्स हैं, राइट। चलो कौन कौन से कन्वेंशंस होते हैं, देखो 3 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 फुल डिस्क्लोजर, नंबर 2 मटेरियलिटी, नंबर 3 कंजर्वेटिज्म। सर क्या है फुल डिस्क्लोजर, क्या है मटेरियलिटी, क्या है कंजर्वेटिज्म, ये हमें बता दो। देखो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर देखो पहले। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ही क्या है कि आप सब कुछ फुल्ली डिस्क्लोज करो। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ही क्या है, आप सब कुछ फुली डिस्क्लोज करो। ऐसे नहीं चलेगा कि आपने कुछ चीज़ रिकॉर्ड करी है, कुछ चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी। तो ये एक ऐसा कन्वेंशन है जो ये बोलता है कि एवरी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, चाहे वो छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन भी क्यों ना हो, सब कुछ रिकॉर्ड करो। इंपॉर्टेंट है या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ रिकॉर्ड करो। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि उनके अकाउंट्स में सब कुछ होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। द कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज should be completely disclosed. The principle is so important that Companies Act makes ample provision for disclosure of essential information. अलग अलग फैक्ट्स जिनको हम जगह नहीं भी मिलती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं भी आती, तो उनको सेपरेटली बुक्स के नीचे रिकॉर्ड करो, बैलेंस शीट के नीचे रिकॉर्ड करो, नोट्स में रिकॉर्ड करो, लेकिन हर चीज़ रिकॉर्ड करो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसीलिए हम लोग कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़ को, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़ कौन सी लाइबिलिटीज़ होती हैं? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़ बेटा जी वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनका होना या ना होना किसी ना किसी सिचुएशन पे डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, अब अगर हम कोर्ट केस जीत गए तो हमें कोई पैसा नहीं देना, हार गए तो हमें पे करना पड़ेगा। तो हारना या जीतने के ऊपर डिपेंडेंट है ना वो लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी को कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो जब तक मैं हार नहीं रहा या जीत नहीं रहा, मैं उसको कैसे लिख लूँ अपनी बुक्स में? तो फुल डिस्क्लोजर ये बोलता है कि लिखना तो पड़ेगा क्योंकि बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप बैलेंस शीट में ना लिखो, नीचे अलग से नोट्स में लिख दो, तभी हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अलग से नोट्स में दिखाई जाती है। दिखाई क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, मटेरियलिटी। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर धोखा है, मैंने बोला ना मान्यताएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर अच्छी चीज़ है, कुछ बोलते हैं गलत है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है, ये फुल डिस्क्लोजर के अलग है, ये फुल डिस्क्लोजर को क्रॉस करता है। ये बोलता है सिर्फ उतना रिकॉर्ड करो जितना इंपॉर्टेंट है, फालतू भीड़ करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच आर इंपॉर्टेंट, द ट्रांजेक्शंस विच आर अनइम्पॉर्टेंट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, छोड़ दो, समझे। तो ये क्या बोल रहा है देखो, दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन to the convention of full disclosure. According to this conventions, items having an insignificant effect, अगर कोई ऐसी आइटम है जो insignificant है, छोटी मोटी अमाउंट है, irrelevant है, उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Materiality is the characteristics attaching to a statement, fact or item whereby its disclosure or the method of giving its expression would be likely to influence the judgment of a reasonable person. तुम लोग को अगर ये पढ़ना हो तो पढ़ लेना, तो ये बेसिक डेफिनेशन लिख देना, दैट इज इनफ, ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। तो देखो कुछ लोग फुल डिस्क्लोजर मानते हैं, कुछ मटेरियलिटी मानते हैं, कन्वेंशन है ना। तीसरा और लास्ट क्या होता है हमारे पास,
कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। तो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस क्या बोलता है हमारे पास, दिस इज द लास्ट वन। कंजर्वेटिज्म का मतलब ही क्या होता है? कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है टू प्ले सेफ, टू स्टे सेफ। कंजर्वेटिज्म ये बोलता है कि भैया अगर कोई तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा नुकसान होने वाला है या तुम्हें कोई पैसा फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो तुम लोग उसके लिए आज से ही पैसा जोड़ना शुरू कर दो, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन बना लो, राइट। जैसा हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं लोग। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? कि मैं फ्यूचर में अगर कभी बीमार हो गया तो मेरे पास इंश्योरेंस होना चाहिए भैया, उसको मैं क्या बोलता हूँ? हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? एक तरीके का सेफ ही तो चल रहा है वो इंसान, कि मैं बीमार हो गया, मेरे पास पैसा ना हुआ, फिर क्या होगा? तो इंश्योरेंस कंपनी देगी ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे काम आता है। सिमिलरली बिजनेस में अगर आपको लग रहा है कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है या आपका 5 साल बाद खर्चा होने वाला है 1 लाख रुपए का, तो हर साल 20-20 हज़ार रुपये जोड़ना चालू कर दो ना यार उसके लिए। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। लेकिन अगर आपको कोई इनकम होने वाली है तो ये नहीं कि आज से ही ढोल बजाना शुरू कर दो, हो 5 साल बाद इनकम होने वाली है, ये है वो है, मजा आ जाएगा। नहीं, इनकम जब होगी तभी खुश हो ना। खर्चा अगर होने वाला है, पैसा आज से जोड़ लो तभी तो बचोगे। इनकम अगर होने वाली है जब होगी तब खुश होना है, आज से खुश नहीं होना। अगर आप आज से खुश होगे तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो इनकम और एक्सपेंसेस के लिए 2 अलग अलग रूल्स हैं। इनकम के लिए क्या है? जब इनकम होगी तभी खुश होना है। एक्सपेंस के लिए क्या है? अगर खर्चा आने वाला है तो उसके लिए आज से पैसा जोड़ना चालू कर दो। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। स्टार मार्क करो, सावधान इंडिया लिखो। क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, all the losses should be recorded in the books of accounts but anticipated gains should be ignored। अगर कोई anticipated loss है जो फ्यूचर में होने वाला है उसको तो रिकॉर्ड करना है, लेकिन कोई anticipated gain है उसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, जब होगा तब रिकॉर्ड करना। आई बात समझ में? ठीक है या नहीं है? इसी की वजह से कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा, उसको हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। कॉस्ट या मार्केट प्राइस, इन दोनों में से कम पे लिखा जाता है। कौन से? कन्वेंशन की वजह से, प्रूडेंस की वजह से। डेटर पे अगर मुझे पैसा नहीं मिलना, मुझे डाउट हो रहा है कि मेरा डेटर शायद पैसा ना दे, तो हम उस पर प्रोविजन बना लेते हैं। ये भी किस कॉन्सेप्ट के अंदर आता है? ये भी कंजर्वेटिज्म के अंदर आता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो इसमें हमें लिखनी होती हैं, देखनी होती हैं। और इसी के साथ गाइस हमने एजम्पशंस पढ़े, हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, हमने कन्वेंशंस पढ़े और हमारा चैप्टर नंबर 3 हो जाता है समाप्त। मुझे पूरी उम्मीद है ये वन शॉट आपको बहुत हेल्प करेगा तैयारी करने में, और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो ये वीडियो देख के तुम लोग धूम मचा दोगे और बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम दे के आओगे। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब आगे बढ़ो और खूब तरक्की करते जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।